A very warm wishes to you all. So we are starting our new video और इसमें थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, ये यूनिट 1 का पार्ट नहीं है, यूनिट 2 का पार्ट है. सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू यूनिट और उसमें टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम सीलियंट्रेटा और इसके साथ हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल्स भी देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो लेसन का ओवरव्यू देखते हैं. तो ल्यूकार्ट कॉइंड ने क्या था, ल्यूकार्ट नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने कॉइन किया कि सीलियंट्रेट फाइलम का नाम. उसके बाद हैट्सचेक नेम्ड निडेरिया. सीलियंट्रेटा का ही दूसरा नाम है निडेरिया और ये एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें ऐसे सुई सी होती है, उसको स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं. तो इस बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने निडेरिया नाम दे दिया है. और पियर्सनल और ट्रैम्बले ने इस्टेब्लिश किया था कि एनिमल नेचर होता है किसका, सीलियंट्रेटा का. और स्टडी ऑफ निडेरिया इज नोन एज नीडोलॉजी. अब हम जनरल कैरेक्टर्स की बात देखते हैं. तो हैबिटेट में मोस्टली मैराइन, समुद्री पानी में रहने वाले होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे. फ्रेश वाटर में कौन, हाइड्रा. कार्निवोरस होंगे और कुछ फिक्स होंगे, कुछ फ्री फ्लोटिंग होंगे. नेक्स्ट इज बॉडी की फॉर्म कैसी है. तो जो सीलियंट्रेटा जो है उसके पास दो फॉर्म होती है, डाइमॉर्फिक होता है, दो फॉर्म होती है. पहली फॉर्म है पॉलिप, दूसरी है मेड्यूसा. इधर देखो डायग्राम में, ये है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा. इसके दो रूप पाए जाते हैं. अब पॉलिप की बात देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, सिसाइल है बट सम आर मोटाइल, मे बी सोलिटरी, अकेला भी रहेगा, कॉलोनी में भी रह सकता है. और इसके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोजॉइड्स न्यूट्रिशन के लिए, डाक्टाइलॉजॉइड्स प्रोटेक्शन के लिए, गोनोजॉइड रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलिप के. अब हम मेड्यूसा देखते हैं. तो मेड्यूसा इज लाइक अम्ब्रेला लाइक. इधर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, जैसे कि देख रहे हो इधर ये वाला, कि मेड्यूसा कैसा दिख रहा है, अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, कहीं भी अटैच नहीं है, ऑलवेज सोलिटरी. ऑलवेज सोलिटरी का मतलब हमेशा अकेला ही रहेगा. ठीक है. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा, फाइलोजॉइड प्रोटेक्शन के लिए, नेक्टोफोर स्विमिंग के लिए, गोनोपोर रिप्रोडक्शन के लिए, निमेटोफोर स्विमिंग के लिए. आइदर और बोथ जॉइड में अकर इन स्पीशीज. मतलब कि जॉइड कौन से जॉइड बताए, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके आए हैं पॉलिप और मेड्यूसा. ठीक है. इफ बोथ आर फाउंड इन अ स्पीशीज, अगर दोनों ही फॉर्म्स मिलती हैं एक स्पीशीज में, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेशन इन लाइफ साइकिल. ये अल्टरनेशन मतलब बदलाव एक के बाद दूसरा आ रहा है. जैसे पॉलिप है, पॉलिप क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा मेड्यूसा बडिंग से. जो इसकी ये बर्ड्स होंगी ये निकल जाएंगी, ये जाके फिर फर्दर बनाएंगे हमारा मेड्यूसा. मेड्यूसा क्या करेगा, मेड्यूसा सेक्सुअली डिवाइड होता है. एग बन गया, स्पर्म एग का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, ब्लास्टुला बन गया, लार्वा बन गया, और उसके बाद बन गया पॉलिप. पॉलिप ने फिर बडिंग करी, फिर एक मेड्यूसा निकल जाएगा, फिर वही सेम चीजें चलती जाएंगी. इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जो कौन से सीलियंट्रेट में देखी जाती है, ओबीलियम. ठीक है. ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइड्स इन पॉलिप और मेड्यूसा शो पॉलीमॉर्फिज्म. अगर दोनों ही डिफरेंट टाइप के जॉइड्स शो कर रहे हैं, पॉलिप भी मेड्यूसा भी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सीलियंट्रेट है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है. पॉली मतलब मैनी डिफरेंट और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स. थर्ड पॉइंट इज सिमेट्री. सिमेट्री की अगर हम बात देखते हैं तो जो सीलियंट्रेटा होगा वो यूजुअली हैविंग अ रेडियल सिमेट्री. इनके पास क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी. ठीक है. सम एंथोजोन्स हैव बाइरेडियल, कुछ के पास बाइरेडियल होती है. अब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात देखते हैं तो जो टिश्यू होगा वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा सीलियंट्रेट्स में. इसके पास कोई हेड और अपेंडेजेस नहीं होंगे. जैसे हमारे पोरीफेरा में स्पॉन्जेस था, उनके पास भी हमारा कोई हेड और अपेंडेजेस नहीं था, ऐसे इसमें भी यही है. ओरल एंड मतलब माउथ, माउथ वाला एंड है. ठीक है. ऑफ्टन बियर स्लेंडर एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेसेस. जो हमारा माउथ वाला एंड होगा, ओरल एंड होगा, उसके पास कुछ ऐसे टेंटिकल्स होंगे, फ्लेक्सिबल पार्ट्स होंगे. ठीक है. अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो जो बॉडी वॉल होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो लेयर में. एक होगी एपिडर्मिस, जैसे हमारे स्पॉन्जेस में पिनाकोडम कोएनोडम थे, ऐसे ही बॉडी वॉल एपिडर्मिस और
गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस की अगर हम बात देखते हैं तो एपिडर्मिस फॉर्म करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो डिस्कशन करना है वो है स्टिंगिंग सेल्स। जो हमारे स्टिंगिंग सेल्स होंगे या नीडोब्लास्ट ऑफेंस और डिफेंस के लिए, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये नीडोब्लास्ट का है, स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर है। ये अनडिस्चार्ज रहेगा, मतलब कि जो इसका ये बाहर नुकीली वाला पार्ट होगा ये अंदर, ये नुकीला वाला पार्ट अंदर ही रहेगा। और जैसे ही कोई प्रे आएगा या कोई भी ऐसा इंसेक्ट आएगा तो ये निकाल के उसको ऐसे इंजेक्ट कर देंगे और पॉइजन भर देंगे अपने बचाव के लिए। सारा जहर उस ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे और जो हमारा पॉइजन का नाम होगा वो होगा हाइपनोटॉक्सिन। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होंगे टोटिपोटेंट सेल्स हैं जो हमारे जर्म सेल का काम करेंगे फर्दर। और डिफरेंट सेंसरी जर्म सेल्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। गैस्ट्रोडर्मिस की बात करते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस इज इनर लेयर, एपिडर्मिस हमारी बाहर वाली लेयर थी, गैस्ट्रोडर्मिस हमारी अंदर वाली लेयर है। गैस्ट्रोडर्मिस फॉर्म्ड ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज एंडोथेलियल मस्कुलर सेल्स, मस्कुलर सेल्स होंगे, न्यूट्रिटिव सेल्स होंगे, जहाँ पे न्यूट्रिशन नाम आ जाएगा मतलब कि कुछ फूड से ही रिलेटेड है, राइट। इंटरस्टिशियल सेल, सेंसरी सेल्स, नर्व सेल एंड जर्म सेल्स। अब हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उनको, डिप्लोब्लास्टिक। मूविंग फॉरवर्ड डाइजेशन की अगर हम देखते हैं बात, अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड सीलियन ट्रेन, ठीक है। एक इनको इनकी एक लार्ज कैविटी होती है ऐसे, ये सारी कैविटी है उसकी वजह से ही इनका नाम सीलियन ट्रेटा पड़ा है। ओके। A large central cavity called coelenterate is having a single aperture on hypostome। और क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर होगा, सीलेंट्रॉन में होगा और वैक्यूल में भी हो सकता है। सीलेंट्रॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सीलेंट्रॉन यहाँ पे बोला हुआ है कैविटी को। Coelenterate is also responsible for distribution of food beside partially digestion. Due to its this dual role, इसको हमने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी बोला है, ठीक है। इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि सिर्फ डाइजेशन का ही रोल नहीं होता सीलेंट्रोन का, कैविटी का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का भी रोल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है फूड का। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ से होगा, बॉडी सरफेस। और एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में जो एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होगा वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज लाइक डिफ्यूज टाइप, डिफ्यूज टाइप है और मतलब कि ऐसे सच स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, डिफ्यूजल फॉर्म में है एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। नर्व का ऐसे गुच्छा है, नसों का गुच्छा टाइप बना हुआ है, राइट। इसको हमने बोल दिया है नर्व नेट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात देखते हैं तो एसेक्सुअल भी होगी और सेक्सुअल भी होगी। एसेक्सुअल किसके थ्रू हो रही थी, पॉलिप के थ्रू। और सेक्सुअल किसके थ्रू हो रही थी, मेड्यूसा के थ्रू। ये वही वाला डायग्राम है, इधर देखो डायग्राम में। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो लाइक ये पॉलिप है, पॉलिप में थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग होगी और ये मेड्यूसा बाहर आ जाएगा। अब मेड्यूसा का फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा, प्लैनुला, राइट। और ये फर्दर जाके ही एक कंप्लीट अडल्ट बना लेगा। So these are the basic general characters of phylum Coelenterata, and we are now discussing the economic importance of corals. So moving forward, we are discussing the corals. Corals ऐसे animals हैं जो किससे belong करेंगे, phylum Coelenterata से। Solitary होते हैं, अकेले रहेंगे, colonial polypoidic form होंगे basically। Polypoidic form में तो मतलब कि asexual forms होंगी। Leaves in the skeleton, और skeleton में रहते हैं calcium carbonate के। इधर देखो,
कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे क्या है, स्ट्रक्चर हो गया है, और ये इनकी सिक्रेटेड बाय देमसेल्फ, ये खुद ही सिक्रेट करते हैं। कौन, कोरल्स। और ये कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, एंथोजोआ से और हाइड्रोजोआ से। अब इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पहला है फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी। जो कोरल रीफ होते हैं पूरे समुद्र के समुद्र, वो एक्ट करते हैं नर्सरीज की तरह और फीडिंग ग्राउंड की तरह। मतलब कि बहुत सारी फिशेस जो होंगी यहाँ पर के खाएंगी, यहाँ रहेंगी। दीज फिश आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर मिलियन। और फिशेस क्या है, हमारा फूड ऑफ सोर्स है। इसीलिए फिशरीज का जो हमारा कमर्शियल फिशरीज में अगर देखते हैं तो जो हेल्दी कोरल रीफ्स होते हैं वो फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं और लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। अब फिश की प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगी तो उतना ही उनके जो फार्मर्स होंगे, फिश फार्मर्स होंगे, उनको बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा, इनकम होगी। तो यही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि इकोनॉमी में कैसे बेनिफिट कर रहा है। राइट। दूसरा टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। दूसरा पॉइंट है हमारा टूरिज्म और रिक्रिएशन। जो इनके वाइब्रेंट कलर होते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर कलर होते हैं, और डाइवर्स मेराइन लाइफ होती है कोरल रीफ्स की, तो अट्रैक्ट करती है कि बहुत सारे टूरिस्ट आए, इनको देखें, और जनरेट बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो सकती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे डाइविंग, समुद्र पानी में नीचे जाके डाइविंग डाइविंग करते हैं ना, डाइविंग वही। ठीक है। एंड रिक्रिएशनल फिशिंग ऑन कोरल रीफ्स, ये क्या करेंगे, एंजॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो टूरिज्म और रिक्रिएशन है हमारा, और पहला पॉइंट हमारा फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज कोस्टल प्रोडक्शन। कि कोरल रीफ्स क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर से काम करते हैं। नेचुरल बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन्स फ्रॉम इरोसिव स्टॉर्म्स। समुद्री तूफान आता है, उससे भी क्या करते हैं, बैरियर से काम करते हैं, ताकि काफी नुकसान ना हो। ठीक है, इट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। ड्रग की डेवलपमेंट में कैसे अब मेडिसिन है, मेडिसिन क्या ड्रग है, ड्रग की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। जो कोरल रीफ्स होंगे वो हार्बर करेंगे एक वेल्थ ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये ऐसे मेराइन ऑर्गेनिजम्स को अपना जगह देंगे, घर प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करते हैं जिनके पास काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उनको ये हार्बर करेंगे। कंपाउंड फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग रिसर्च फॉर यूज इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेस। अब जिन का घर बने हुए हैं कोरल रीफ्स, उन एनिमल्स के पास है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मतलब मेडिसिन उनमें से हम निकाल सकते हैं, सिक्रीट करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेडिसिन किस लिए यूज करेंगे, वेरियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। कोरल रीफ्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मैराइन बायोलॉजी। कि मैराइन बायोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी जो होती है, उसके अंदर काफी कंट्रीब्यूट करता है क्या, कोरल रीफ्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कल्चर एंड एस्थेटिक वैल्यू। जो कल्चरल हेरिटेज होगी, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यू शो करते हैं, लाइक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसके लिए बहुत सारी कोस्टल कम्युनिटीज के लिए। और एस्थेटिक ब्यूटी, मतलब ब्यूटी एंड वंडर की, हाँ भाई एस्थेटिक इन कोरल रीफ से भरा हुआ है, समझ रहे हो। तो कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू भी है इसकी। सो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल्स, और ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसमें हमने पढ़े हैं फाइलम, सीलियन ट्रेटा के जर्नल कैरेक्टर्स, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसकी, कोरल्स। राइट। So thank you for watching. और